हेलो लिसनर, आपका स्वागत है एफएम स्टोरी यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर न्यू न्यू नॉवल का ऑडियो बुक आता रहता है। फैंटेसी, कॉमेडी, ड्रामा सबका। अगर आपको कहानी पसंद आता है तब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम फिर से सुनने जा रहे हैं सुपर मार्शल गॉड का न्यू एपिसोड। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर सुन सकते हैं। कुछ कुछ एपिसोड और ऐसा भी रहता है तो मैं उसको दूसरे चैनल पर अपलोड कर देता हूँ और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जाकर सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर मार्शल गॉड का अगला एपिसोड। तो उससे पहले डिस्क्लेमर आप सुन लीजिए। डिस्क्लेमर। यह चैनल केवल मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से ऑडियो बुक प्रस्तुत करता है। यहाँ प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और लेखक की कल्पना का परिणाम है। इनका उद्देश्य किसी जाति, धर्म, परंपरा या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करना नहीं है। कृपया ध्यान दें कि कुछ ऑडियो कंटेंट में 18+ सामग्री भी हो सकती है, जो केवल वयस्कों के लिए उपयुक्त है। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे अपनी विवेकशीलता और आयु समूह के अनुसार सुनें। दरअसल सुनहरे बालों वाली सुंदरता और लोकी एक ही थे। यह लोकी का असली रूप था, जिसे वह शायद ही कभी प्रकट करती थी, क्योंकि ऊपर के वासना भरे देवता उन्हें ढूंढते रहते थे। उसे इस समय इस रूप में बदलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन थॉर का अर्जुन का जिक्र उसकी भावनाओं को ऐसा झटका दे गया जिसे वह रोक नहीं सकी। कुछ तो था उस इंसान में जो हमेशा लोकी की भावनाओं को अस्त व्यस्त कर देता था, मानो सब कुछ उलट पुलट हो जाए। तुम इतनी विचलित क्यों हो रही हो बहन? थॉर ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। वह कभी भी अपनी बहन को इस तरह किसी पर इतना विचलित होते नहीं देखा था। उनकी बहन तो सबसे शांत और संयमित व्यक्तियों में से एक थीं, और अब वह एक इंसान के नाम मात्र पर परेशान हो रही थीं। थॉर के विशाल मस्तिष्क में कुछ असामान्य रूप से गहराई वाले विचार घूमने लगे। यह उनके लिए काफी अजीब था। तभी उसने एक ऐसा सवाल सोचा जो सब कुछ बदल सकता था। क्या तुम्हें वह इंसान पसंद है, लोकी? थॉर ने अविश्वास भरी निगाहों से पूछा। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या बोल रहा है। एक देवता और एक मानव के बीच कोई भी भावना कैसे संभव है? यह तो अकल्पनीय था। लेकिन थॉर और क्या सोच सकता था जो उसकी बहन के अजीब व्यवहार का कारण हो? करोड़ों वर्षों में यहां पर एकमात्र चीज जो बदली थी, वह अर्जुन का अचानक प्रकट होना। बस वही। लोकी की खूबसूरत हरी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपने भाई के मुंह से ऐसी बकवास सुनी। वह, जो शायद ही अपने परिवार के प्रति स्नेह दिखाती थी, कैसे किसी इंसान के प्रति कुछ महसूस कर सकती है? और फिर भी उसका भाई उस पर एक इंसान को पसंद करने का आरोप लगाने की हिम्मत कर रहा था। लोकी को यकीन नहीं हो रहा था कि वह कैसी बेवकूफी सुन रही है। ऐसे परेशान करने वाले इंसान में पसंद करने लायक था ही क्या? हो सकता है कि वह सबसे सुंदर पुरुष हो जिसे मैंने कभी देखा हो, और हो सकता है कि जब वह चाहे तो वह दयालु हो जाता है, और हो सकता है कि उसकी मुस्कान इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर मुस्कान हो, और हो सकता है कि उसका चिढ़ाने वाला स्वभाव सबसे आकर्षक चीज हो जिसे मैंने कभी महसूस किया हो, और शायद उसकी चुनौती देने की हिम्मत ने मुझे थोड़ा विचलित कर दिया हो। लेकिन इसका कतई यह मतलब नहीं कि मैंने उस इंसान के लिए थोड़ी सी भी भावना विकसित कर ली हो। और तभी लोकी को कुछ एहसास हुआ। ओह नहीं! उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। थॉर ने भी समझ लिया कि उसकी बहन को अभी क्या एहसास हुआ है, और इस तथ्य ने उसे और भी ज्यादा हैरान कर दिया। वह तो बस मजाक कर रहा था, एक ऐसा मजाक जिसे लोकी तुरंत नकार देगी। लेकिन उसके बेमतलब मजाक ने उसकी बहन को वह महसूस करने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। थॉर को यकीन हो गया कि उसने इस बार बड़ी गलती कर दी है। थॉर, हाँ, अब मैं क्या करूं? लोकी ने एक बेबस नजरों से पूछा। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह जमीन पर बैठ गई। उसकी नजरें एक बिंदु पर टिकी रहीं। इतने समय बाद पहली बार लोकी को सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। यह उस समय से अलग था जब वह अर्जुन से बात करते हुए हैरान रह गई थी।
यह स्थिति कहीं अधिक गंभीर थी। थॉर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे तो लग रहा था जैसे वह सपना देख रहा हो। अगर सब कुछ जानने वाली लोकी को खुद के बारे में जवाब नहीं पता तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। ... उसने चुप रहने का फैसला किया। वह अपनी बहन और एक इंसान के बीच की उलझन में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखता था। यह ऐसा विषय था जिसमें वह किसी भी प्रकार की मदद करने में सक्षम नहीं था। लोकी ने थॉर की अनिच्छा को महसूस किया और उसे इसकी उम्मीद भी थी, लेकिन इससे स्थिति और भी खराब हो गई। वह खो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुद के साथ क्या करे। भले ही वह अर्जुन के लिए थोड़ी सी ही भावना रखती हो, लेकिन उसे पता था कि वह भावना उसके भीतर मौजूद है और यही एहसास उसे पूरी तरह डराने के लिए काफी था। आखिर वह एक देवता थी और अर्जुन, वह तो बस एक साधारण इंसान था जिसे वह कुछ ही दिनों से जानती थी। भला वह किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद कैसे कर सकती थी? वह तो अब तक शुद्ध थी और उसे उम्मीद थी कि वह अपने शाश्वत जीवन में हमेशा वैसी ही रहेगी। फिर एक मूर्ख इंसान के जीवन में आने पर यह धारणा कैसे पूरी तरह बदल सकती थी? लोकी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी शारीरिक सुखों की ओर रुझान नहीं दिखाया। उसने ऐसे कृत्यों को बस पशुओं जैसा समझा था। लेकिन अब वह खुद को अर्जुन के साथ उन स्थितियों में कल्पना करने लगी थी। अब तक उसने अपना स्त्री रूप केवल अपने माता पिता और भाई को ही दिखाया था। यही वजह थी कि वह इतने वर्षों तक अनछुई रही और इसके साथ ही उन वासनापूर्ण कृत्यों के प्रति उसकी स्पष्ट अरुचि भी इसका कारण थी। फिर अर्जुन का अचानक आना हुआ। एक लंबा सुंदर व्यक्ति आया जिसने तुरंत बाउंडलेस रिस्टोरेशन का मान्यता हासिल कर लिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहली ही कोशिश में एक दुर्लभ पॉकेट डायमेंशन ढूंढ लिया। एक ऐसा व्यक्ति जो अचानक उसकी जिंदगी में आया और स्पष्ट कर दिया कि वह बिना कुछ छोड़े यहां से नहीं जाएगा। उसने लोकी के पहले खाली दिल में एक परेशान कर देने वाली लालसा छोड़ दी। एक ऐसी लालसा जिसकी संभावना उसने कभी नहीं सोची थी। आखिर अर्जुन अब तक यह मानता था कि लोकी एक पुरुष है और वह उस ओर झुकाव नहीं रखता था। उसने कभी अपने सपनों में भी उस सुनहरे बालों वाले अजीबोगरीब व्यक्ति को लेकर ऐसा नहीं सोचा था जिसके साथ वह इतनी देर तक बातचीत कर रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह समझता था कि वह केवल ऐसे असहाय पुरुषों को पसंद करता है जो लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन वह व्यक्ति असल में एक बेहद आकर्षक, खूबसूरत और सुंदर सुनहरे बालों वाली महिला थी। अगर कभी यह सच्चाई अर्जुन के सामने आई तो वह गहरे सदमे में पड़ जाएगा। सुनहरा अजीब इंसान, एक महिला, असंभव। मुझ पर ऐसे बेवकूफी भरे मजाक मत करो सिर्फ इसलिए कि मैं एक इंसान हूं। अर्जुन पूरी तरह से इस बात पर अडिग था कि लोकी एक पुरुष है। उसने कभी यह विचार नहीं किया था कि जिस सुनहरे बालों वाले चालबाज से वह इतने समय से बात कर रहा है वह कुछ और हो सकता है। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह सुनहरा अजीब इंसान, जिसे वह समझता था कि वह केवल असहाय पुरुषों को शिकार बनाता है, वास्तव में एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला थी। अगर कभी उसे यह सच्चाई पता चलती तो वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाता। सुनहरा अजीब इंसान, हम महिला, असंभव। मुझ पर ऐसे बेवकूफी भरे मजाक मत करो सिर्फ इसलिए कि मैं एक इंसान हूं। इस बीच अर्जुन आकाश से उल्का पिंड की गति से गिर रहा था और अपने सुनहरे अजीब विचारों को झटकारते हुए उसने अपना ध्यान उस आसन्न टकराव पर केंद्रित किया जो किसी भी पल हो सकता था। वह एक गिरते तारे जैसा लग रहा था ताकि वह वातावरण में जलने से बच सके। उसके शरीर के भीतर का ची उसे सक्रिय रूप से सुरक्षा प्रदान कर रहा था। इस अनैच्छिक क्रिया का एक साइड इफेक्ट यह था कि उसके चारों ओर एक उज्ज्वल लाल प्रकाश फैल रहा था। एक ऐसा प्रकाश जिसने अर्जुन की वर्तमान उपस्थिति को उल्कापिंड के समान बना दिया था। वह खुले आकाश में शानदार ढंग से गिरते हुए जा रहा था। भले ही वह सीधे जमीन की ओर गिर रहा था, उसकी सहजता और बेफिक्र स्वभाव कहीं नहीं गया था। उसकी शुरुआत उस बिंदु से हुई थी जो उसकी मूल धारणा के हजारों मीटर की तुलना में कहीं अधिक दूर था। उसकी वास्तविक शुरुआत लगभग 5 लाख मीटर की ऊंचाई पर थी। यह दूरी वह केवल तब ठीक से समझ सका जब उसे होश आया।
यह इतनी ऊंचाई से गिरने का बिंदु था कि अर्जुन को संदेह हुआ कि वह इससे सही सलामत बाहर आ पाएगा या नहीं। उस सुनहरे अजीब इंसान ने मुझे इतनी बेतुकी ऊंचाई पर क्यों भेजा? क्या वह सच में मुझे मारना चाहता था या यह मुझे किसी अजीब तरीके से परखने की कोशिश थी? उसके विचार जमीन की ओर गिरते समय उसके दिमाग में घूमने लगे। उसका स्वभाव बहुत ही अजीब है, इसलिए मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि दूसरा विकल्प ही सही होगा। अर्जुन ने ऊब भरे चेहरे के साथ सोचा। उसे उस सुनहरे अजीब इंसान के बेवकूफी भरे छोटे छोटे परीक्षणों और मुश्किलों का जरा भी शौक नहीं था। मैं शायद बिना किसी गंभीर चोट के इससे बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं इस बेवकूफी भरे स्टंट को जायज मान लूं। अर्जुन इस बात से काफी चिढ़ा हुआ था कि हो सकता है यह हरकत जानबूझकर उस सुनहरे अजीब इंसान ने की हो। वह बेवकूफ सुनहरा अजीब इंसान। तभी अचानक उसे एक झटका लगा, क्योंकि उसका ध्यान कुछ और पर गया। वह कुछ था, उसका आसन्न टकराव। उसने नीचे देखा और पाया कि जमीन उसके सामने ही है। टकराव के लिए तैयार हो जाओ, उसने जोश से चिल्लाया। हे, मैं हमेशा से यह कहना चाहता था। अर्जुन की आवाज टुकड़ों में बाहर निकली, इससे पहले कि उसका मजबूत शरीर जमीन से टकरा गया। आची! एक प्यारी सी स्त्रीण छींकों की गूंज एक पॉकेट डायमेंशन में फैली, एक ऐसी डायमेंशन जिसका कोई किनारा नजर नहीं आता। लोकी का सुडौल शरीर उस अचानक छींकों के बाद हर तरफ हिलने लगा। उसकी तंग सफेद पोशाक बमुश्किल उस दूधिया सफेदी के पहाड़ों को संभाल पा रही थी जो उसके भीतर छिपे हुए थे। इस घटना से पहले ही वह जमीन पर बैठकर गुस्से में थी, और यह छींक उसकी पहले से मौजूद झुंझलाहट में और इजाफा कर गई। तभी एक थोड़ा चिढ़ा हुआ स्वर सुनाई दिया जब सुनहरी सुंदरता ने बोलना शुरू किया। क्या कोई मेरी पीठ पीछे मुझे कोस रहा है? मेरा दिन पहले से ही खराब था और अब मेरे पीछे दुश्मन भी पड़ गए हैं। सबसे अद्भुत देवता के रूप में जीना सच में बहुत कठिन है, लोकी ने खुद से कहा, अपनी छोटी नाजुक हथेली को अपने बड़े मोहक सीने पर मजबूती से टिकाते हुए, जो आगे पीछे हिल रहा था। उसकी छोटी प्यारी सी नाक गर्व से ऊपर उठी हुई थी, जैसे वह उन देवताओं की कल्पना कर रही हो जो उसकी महानता से ईर्ष्या करते होंगे। वे देवता जो निश्चित रूप से उसकी अद्वितीयता को पाने की चाह रखते होंगे। थॉर अपनी बहन के इस असीम आत्ममुग्धता के माहौल को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने पहले ही गुस्से में आकर उस विषय पर प्रतिक्रिया दी थी जिसे थॉर ने पहले उठाया था, और अपने आसपास की हर चीज को तहस नहस कर दिया था। अब उसकी घमंडी प्रवृत्ति अचानक से फिर से सामने आ गई। महिलाओं के मूड स्विंग सच में कमाल के होते हैं, थॉर ने सोचा। लोकी के परिपूर्ण चेहरे ने जैसे हवा में किसी हलचल को महसूस किया और उसने झट से अपना सिर घुमाया। उसने तुरंत अपने भाई के जजमेंटल चेहरे को देखा, वह चेहरा जिसने उसे पूरी तरह उकसा दिया। क्या तुम मरना चाहते हो थॉर? उसकी खूबसूरत हरी आंखों में झुंझलाहट की एक चमक उभरी। उसके व्यक्तित्व के विपरीत उसकी ओर से एक दैत्य जैसी आभा बाहर निकल रही थी जब वह अपने भाई को घूर रही थी। वह अपने उग्र स्वभाव को हावी होने देने वाली थी और अपने हाथों से बात करने के लिए तैयार थी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, अपने हाथ रोक लो बहन, वरना मैं उस इंसान को वापस बुला लूंगा जो इस पूरे समय तुम्हारे दिमाग में बिना किराया दिए रह रहा है। थॉर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई, जैसे उसने जीत हासिल कर ली हो। उसे शतरंज खेलना नहीं आता था, लेकिन दूसरों को परेशान करने में वह कभी हारने वालों में से नहीं था। लोकी ने तुरंत अपने कदम रोक लिए और अपने भाई को सबसे ज्यादा खफा करने वाला चेहरा दिया जो वह बना सकती थी। उसे अपने भाई का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसकी खींच ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि थॉर के शब्दों को याद करते ही उसके फीचर्स गहरे लाल रंग में बदल गए। उसकी चिकनी गोरी त्वचा जल्दी ही लाल टमाटर जैसी हो गई और एक परेशान स्त्रीलिंग स्वर गूंज उठा। तो तुम गलत हो, मैंने उस मूर्ख के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। मैं तो बस अपनी महानता के बारे में सोच रही थी। हां, यही बात है। उसके शब्दों से झूठा आत्मविश्वास जैसे छलक रहा था। मैं सोच रही हूं
कि क्या वह अर्जुन नामक व्यक्ति मुझसे तुरंत प्यार कर बैठा होगा, या फिर उसने कुछ सेकंड मेरे श्रेष्ठ सौंदर्य को देखकर ही अपना दिल खो दिया होगा। हाँ, यही तो बात है। उसने कई असंबद्ध बातें कह डाली, जबकि उसकी पन्ना सी चमकती आंखें हर दिशा में बेचैनी से घूमने लगीं। उसकी उंगलियां हर तरफ इशारे कर रही थीं, जैसे वह सच्चाई से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो। हालांकि उसका शरीर उसकी इनकार करने की कोशिश से सहमत नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके सीने पर मौजूद दो बड़े पर्वत हर तरफ उछल कूद मचा रहे थे, जैसे बाकी उसके लज्जाजनक शरीर से टकरा रहे हों। मुझे लगता है तुम भूल गई हो कि तुमने उस इंसान को कभी अपना असली रूप दिखाया ही नहीं है। थॉर की आवाज प्रत्युत्तर में आई, जैसे वह किसी मूर्ख पर हंसते हुए एक प्रतिभाशाली लग रहा हो। तुम गलत हो। मैंने उस मूर्ख के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। मैं तो बस अपनी महानता के बारे में सोच रही थी। हाँ, यही बात है। लोकी के हर शब्द में झूठा आत्मविश्वास टपक रहा था। मैं सोच रही हूं कि क्या वह अर्जुन नाम का व्यक्ति मुझसे तुरंत प्यार कर बैठा होगा, या फिर उसने कुछ सेकंड मेरे श्रेष्ठ सौंदर्य को देखकर ही अपना दिल खो दिया होगा। हाँ, यही तो बात है। उसने कई असंबद्ध बातें कह डालीं, जबकि उसकी पन्ना सी चमकती आंखें हर दिशा में बेचैनी से घूम रही थीं। उसकी उंगलियां हर ओर इशारे कर रही थीं, जैसे वह सच्चाई से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो। हालांकि उसका शरीर उसकी इनकार करने की कोशिश से सहमत नहीं था, क्योंकि उसके सीने पर मौजूद दो बड़े पर्वत हर तरफ उछल कूद मचा रहे थे, जैसे बाकी उसके लज्जाजनक शरीर से टकरा रहे हों। मुझे लगता है तुम भूल गई हो कि तुमने उस इंसान को कभी अपना असली रूप दिखाया ही नहीं है, थॉर ने प्रत्युत्तर में कहा, जैसे वह किसी मूर्ख पर हंसते हुए एक प्रतिभाशाली लग रहा हो। क्या वह खुद को सबसे बुद्धिमान नहीं मानती थी? आखिर ऐसा क्या हो गया कि जब से वह अर्जुन आया है, मैं सोचने में उससे बेहतर लग रहा हूं। थॉर के विचार उसकी छोटी बहन पर केंद्रित थे, जब तक कि वे भटक नहीं गए। क्या इसका मतलब है कि अब मेरे पिता मुझे मूर्ख नहीं कहेंगे? थॉर ने सोचा, और उसके अंदर थोड़ी सी उम्मीद जगने लगी। मेरी बहन का यह नया अवतार मुझे इतना महान बना देगा। हाँ हाँ, उसकी जोरदार और शोरगुल भरी हंसी चारों ओर गूंजने लगी। अगर लोकी इतनी उलझन में न होती तो वह अब तक अपने भाई को चुप रहने के लिए कह चुकी होती, लेकिन उसने अभी अभी महसूस किया था कि उसने कभी अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया ही नहीं। यह विचार उसके मानसिक संतुलन के लिए पूरी तरह से विनाशकारी था, क्योंकि इसका मतलब यह था कि वह पहले उसी के प्रति भावनाएं रखने लगी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह अपने घुटनों के बल गिर पड़ी और उसके सुंदर चेहरे पर बेचैनी की लहर छा गई। मैं एक साधारण इंसान के प्रति पहले आकर्षित कैसे हो सकती हूं? यह संभव नहीं है। कहानी में जरूर कुछ गड़बड़ है। वह जितनी कोशिश कर सकती थी, उतनी ही सख्ती से वास्तविकता को नकारने की कोशिश कर रही थी। यह अटल सत्य को नकारने का उसका जुनून सच में काबिले तारीफ था। थॉर अपनी भविष्य की महिमा में इतना खो गया था कि उसने अपनी बहन के अजीब बर्ताव पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके चेहरे पर अभी भी उत्साह का भाव था, जैसे वह कल्पना कर रहा हो कि उसके पिता उसे वे सारी सुंदरियां सौंप देंगे जिन्हें वह अपने हरम में जोड़ना चाहता था। केवल यह सोचकर कि वह सब उसके हरम की देखभाल करेंगी, थॉर लगभग लार टपकाने ही वाला था। वह इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब उसके पिता देखेंगे कि वह अपने भाई की तुलना में कितना अधिक बुद्धिमान हो गया है। इसी बीच जब थॉर अपनी खुद की कल्पनाओं में खोया हुआ था, लोकी एकदम बिखरी हुई लग रही थी, जैसे वह कठोर जमीन पर निढाल पड़ी हो। वह उन सभी संभावनाओं को पलट रही थी जो उसे इस आत्मनिर्मित उलझन से बाहर निकाल सकती थीं। लेकिन जो भी समाधान वह सोचती, वे किसी भी तरह सामने रखे तथ्यों के साथ मेल नहीं खाते थे। यह तब तक था जब तक लोकी के अवचेतन में एक बहुत ही विचित्र विचार ने जन्म नहीं लिया। क्या हो अगर उसे पुरुष पसंद हो? हाँ, यही तो है। उसने मेरे पुरुष रूप को पहली नजर में ही प्यार कर लिया होगा। उसकी आंखें इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद चमक उठीं, जिसे वह एकमात्र तार्किक निष्कर्ष मान रही थी। लेकिन यह खुशी जल्दी ही गायब हो गई
जब उसे एक और बात का एहसास हुआ। रुको, अगर उसे पुरुष पसंद है तो इसका मतलब है कि वह मुझे कभी पसंद नहीं करेगा। ये कैसे हो सकता है? उसके निर्दोष चेहरे पर ऐसा भाव आ गया जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। वह पहले से भी ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच गई। यह तथ्य कि उसने अनजाने में यह स्वीकार कर लिया था कि उसे अर्जुन पसंद है, उसके दिमाग से एकदम छूट गया। उसका ध्यान सीधे नकारात्मकताओं की ओर चला गया। कुछ मिनटों तक खुद को कोसने और दुख मनाने के बाद एक मधुर लेकिन उन्मादी चीख पूरी पॉकेट डायमेंशन में गूंज उठी। लोकी ने अपनी बेकार सोच से जागते हुए ऐसे चिल्लाया जैसे उसने कैंसर का इलाज खोज लिया हो। हमें अर्जुन को वापस यहां लाना होगा। मुझे उसे पहले मुझसे प्यार करने पर मजबूर करना होगा। वह लगभग तुरंत थॉर के पास पहुंच गई और उसके सामने बेतरतीब ढंग से बड़बड़ाने लगी। उसके चेहरे पर पागलपन और थोड़ा पागल जैसा भाव आ गया और इसके साथ ही वह थॉर को डांटने लगी कि वह उसे पॉकेट डायमेंशन से बाहर निकलने में मदद करे। थॉर, जो फिलहाल दोनों में से ज्यादा समझदार था, ने तुरंत उसकी सभी बातों से इनकार कर दिया। थॉर को अच्छी तरह पता था कि उसकी बहन इस समय सही मानसिक स्थिति में नहीं थी। उनकी बहस लंबे समय तक जारी रही, जब तक कि अंत में लोकी खुद वापस पॉकेट डायमेंशन के एक कोने में रेंगती हुई नहीं चली गई। काश अर्जुन अभी वापस आ जाता। इसलिए नहीं कि मुझे वह पसंद है या ऐसा कुछ, मैं तो बस चाहता हूं कि वह मुझसे पहले प्यार कर ले। इस बीच ग्रेट वाइल्ड लैंड्स फॉरेस्ट के एक यादृच्छिक स्थान पर एक विनाशकारी विस्फोट हो रहा था। बूम! कुछ मिनटों के बाद यह विस्फोट पूरी तरह से थम गया और इसके तुरंत बाद एक लंबा अर्धनग्न व्यक्ति विशाल गड्ढे से शांत स्वभाव में बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वह उस गहरे गड्ढे से बाहर निकला, उसकी विशालता सबके सामने प्रकट हुई। वह एक ऐसा बड़ा गड्ढा छोड़ आया था जो हजारों मीटर तक फैला हुआ था, मानो ग्रेट वाइल्ड लैंड्स फॉरेस्ट के हृदय में कोई विशाल उल्का पिंड टकरा गया हो। यह दृश्य किसी ने कभी कभी ही देखा होगा। लंबे काले रेवन जैसे बालों वाला वह अर्धनग्न व्यक्ति गड्ढे के किनारे से बाहर निकलकर एक निश्चित दिशा में चल पड़ा। एक ऐसी दिशा जहां एक विशाल वृक्ष और असंख्य विशाल विचित्र आध्यात्मिक पत्थर स्थित थे। उस आध्यात्मिक पत्थरों की अद्भुत छटा के बावजूद जो चीज वास्तव में अर्जुन का ध्यान खींच रही थी, वह उन सभी के बीच शांति से सोई हुई एक सुंदरता थी। उसकी दो बड़ी सुडौल छातियां आंशिक रूप से दिख रही थीं। उसका दूधिया सफेद त्वचा, जिसे किसी भी पतले कपड़े के नीचे छिपाना असंभव था, पूरी तरह से उस गिरते हुए अमर जैसे व्यक्ति की दृष्टि में थी। मैंने सच में तुम्हें बहुत याद किया, मेरी छोटी आइस बनी। अर्जुन की हल्की उदास आवाज गूंजी। उसने उसके उपनाम बनी पर खास जोर दिया और प्यार भरी नजरों से उन दो मार्शमैलो और उनकी नुकीली चोटियों को देखा जो उसकी दृष्टि को क्रिस्टलीन के परिपूर्ण चेहरे से अलग कर रहे थे। सचमुच घर लौटकर अच्छा लग रहा है। उसकी गहरी नीली आंखों के अंदर एक गहन अंधकार धीरे धीरे आकार लेने लगा। दायां हाथ क्रिस्टलीन के निर्दोष चेहरे तक पहुंचा और उसे कोमलता से सहलाने लगा। वह यह इतने नाजुक ढंग से कर रहा था कि देखकर ऐसा लगता मानो वह दुनिया के सबसे अनमोल रत्न को संभाल रहा हो। सचमुच घर लौटकर अच्छा लग रहा है। अर्जुन की गहरी नीली आंखों में एक गहरा अंधकार आकार लेने लगा। उसका बड़ा दायां हाथ क्रिस्टलीन के निर्दोष चेहरे तक पहुंचा और उसे कोमलता से सहलाने लगा। वह यह इतने नाजुक ढंग से कर रहा था कि देखकर ऐसा लगता मानो वह दुनिया के सबसे अनमोल रत्न को संभाल रहा हो। एक दृढ़ व्यक्ति जो किसी अमर की तरह दिखता था, मानो स्वर्ग जाने के रास्ते में भटक गया हो, विशाल बहती हुई घाटियों के बीच बैठा था। वह घाटियां मीलों तक फैली हुई थीं। उसकी गोद में एक ऐसी स्त्री थी जिसे सुंदर कहना उसकी सुंदरता का अपमान होता। उसका शरीर ऐसा था जो किसी भी प्राणी के भीतर की इच्छाओं को जगाने में सक्षम था। उसके पसीने से तरबतर सुडौल वक्र अर्जुन के स्थिर और मजबूत शरीर पर शांति से विराजमान थे। वह होश में नहीं थी, लेकिन अगर होती तो शायद वह इन बैठने की व्यवस्थाओं का विरोध नहीं करती, जैसे वह सोते समय भी नहीं कर रही थी।
उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था मानो उसे एहसास हो कि यही वह जगह है जहां उसे होना चाहिए, उसी आदमी की गोद में जिसे वह प्यार करती थी। उसके कामुक शरीर में थोड़ी हलचल हुई, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई। ऐसा लगता था मानो वह कोई ऐसा सपना देख रही हो जो उसे खुश कर रहा हो, या फिर ऐसा सपना जिसमें वह अपनी खुद की वासनाओं में खो जाए। उसके चेहरे की बेवकूफी भरी मुस्कान और उसकी आंखों का अजीब सा भाव यही संकेत देते थे। अगर कोई ध्यान से सुनता तो वह सोती हुई इस सुंदरता के मुरमुराते हुए हंसी के स्वर सुन सकता। यह हंसी वासना से भरी थी। वह इस समय क्या सपना देख रही थी, यह कोई भी अनुमान लगा सकता था, लेकिन जिस खूबसूरत आदमी पर वह लार टपका रही थी, उसे इस बारे में पूरा अंदाजा था। यह छोटी सी पागल इतनी गहरी नींद में भी यह कामुक कृत्यों के बारे में सोच रही है। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसकी आंखें प्यार भरी नजरों से उस बर्फ सी सुंदरता की ओर देख रही थीं, जो उसकी गोद में चैन की नींद सो रही थी। यह एक ऐसा मनमोहक दृश्य था जिसे अर्जुन हमेशा के लिए कायम रखना चाहता था, लेकिन अफसोस, उसे और मजबूत बनना था अगर वह अपनी लिटिल आइस फ्लावर को बचाना चाहता था। कुछ मिनटों तक यह सोचने के बाद कि क्या वाकई उसे फिर से साधना शुरू करना चाहिए, अर्जुन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह जरूरी था अगर वह अस्तित्व के सर्वोत्तम शिखर तक पहुंचने चाहता था। वह अपनी छोटी आइस बनी की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित कैसे कर सकता था अगर वह इसे नहीं करता। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने प्रेमी को आखिरी बार देखा। फिर उसने उसके कोमल गुलाबी होंठों पर एक हल्का सा चुंबन दिया। यह चुंबन कुछ मिनटों तक चला, जिससे उसे आने वाली कठिन साधना के लिए पूरी तरह से ऊर्जा मिल गई। उसके अचानक गहरे और जुनूनी चुंबन ने सोती हुई क्रिस्टलीन से एक प्रतिक्रिया इलिसिटेड की, एक प्रतिक्रिया जो जल्द ही नाराजगी में बदल गई जब उसने महसूस किया कि मुलायम होंठ उसके मुंह से हट गए। उसके सुंदर चेहरे पर एक बड़ी सी बनावट आई, वह अभिव्यक्ति जिसे अर्जुन कभी थक कर नहीं देख सकता था जब वह अपनी छोटी गिलहरी गाल वाली आइस क्वीन को प्यार से देख रहा था। यह इतनी प्यारी क्यों है जब यह बेसुध पड़ी है? वह अपनी प्रेमिका को और तंग करना चाहता था, लेकिन उसने जाना कि अब उसके पास समय नहीं था। इसलिए उसने सोती हुई सुंदरता को उठाया और उसे दुनिया की सबसे नाजुक चीज की तरह पकड़ते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए। वह उस बड़े बिस्तर की दिशा में जा रहा था जिसे उसने कुछ समय पहले तैयार किया था। वह बिस्तर इतना बड़ा था कि उसने अपने पिछले जीवन में जो कुछ भी देखा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वह ऑब्वियसली अपने संग्रहण अंगूठी में ऐसा बिस्तर नहीं पा सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे कुछ दिनों तक अपने कुछ डोमेन तकनीकों पर महारत हासिल करने के बाद नहीं बना सकता था। यही उसने किया ताकि वह अपनी क्रिस्टलीन के लिए एक थोड़ा और आरामदायक सोने का माहौल प्रदान कर सके। वह महिला के प्रति सिर्फ थोड़ी सी नहीं बल्कि पूरी तरह से मोहित था। यह बात बिल्कुल सही थी। अर्जुन पहले ही बड़े बिस्तर तक पहुंच चुका था और क्रिस्टलीन से अत्यधिक अनिच्छा से अलग हुआ। वह अपनी प्रेमिका को छोड़ने का विचार बिल्कुल छोड़ चुका था। जब उसने देखा कि उसने उसे नीचे रखा तो वह प्यारी सी मुस्कान बनाई। उसका वह वक्राकार चमकता हुआ शरीर भी उसे कोई मदद नहीं कर रहा था। फिर भी उसे खुद को संजीव करना पड़ा अगर वह अस्तित्व के शिखर तक पहुंचना चाहता था। उसका चेहरा अत्यधिक उदासी से भरा था, जैसा कि वह अपनी नियमित साधना स्थान पर बैठा था, अपनी सबसे अच्छी मित्र और साथी के पास। वह विशाल आध्यात्मिक पत्थर। मुझे इस डैम इंसान के साथ मत जोड़ो कथाकार, मैं कसम खाता हूं अगर तुम एक और बार कहोगे कि हम दोस्त हैं तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। विशाल आध्यात्मिक पत्थर गुस्से से भरा हुआ था जब एक संवेदनशील विषय को उठाया गया। वह वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण आत्मा था। जैसा कि मैंने कहा, विशाल आध्यात्मिक पत्थर अंततः अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिल चुका था, तो वह स्पष्ट रूप से अत्यधिक खुश था। उसे देखो, उस खुशी को जो उसके भीतर से बाहर निकल रही थी। वह जितनी खुशी महसूस कर रहा था उतना ग्लो था कि वह और भी चमकने लगा। फक यू! अगर विशाल आध्यात्मिक पत्थर के पास कोई भी संवेदनशीलता होती
तो वह भाई चट्टान की आत्मा से कसम खाता कि वह बिना 1 सेकंड की देरी के खुद को उड़ा देता। लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें कोई ऐसी आत्मसंवेदनशीलता नहीं थी। खैर, अब अर्जुन की तरफ वापस चलते हैं। मैंने पहले ही क्वांटम क्यूआई कंडेंसेशन के 15वें चरण को प्राप्त कर लिया है और अपनी क्वांटम गेट स्किल पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। यह एक तथ्य है जिसे मैंने अभी कुछ समय पहले महसूस किया। ऐसा लगता है कि मैंने इसे काफी समय पहले ही महारत हासिल कर ली थी, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। अर्जुन के चेहरे पर थोड़ी सी उलझन नजर आई। वह सच में यह याद नहीं कर पा रहा था कि उसने इस जटिल और अत्यधिक उलझे हुए कौशल को कब हासिल किया था। कुछ मिनटों तक इस विषय पर विचार करने के बाद उसने हार मान ली। सोचने में उसकी कोई खास ताकत नहीं थी। वैसे भी जो कुछ भी, इसमें परेशान होने का कोई फायदा नहीं है जो सिर्फ मुझे ही लाभ पहुंचाए। मुझे अपनी अधूरी साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्जुन के चेहरे पर एक दृढ़ अभिव्यक्ति उभरी, जबकि उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कस ली कि वे सफेद हो गईं। मैं लोकी और थॉर से पहले मामूली चीजों में संतुष्ट था, लेकिन जब मैंने कमजोर प्राणियों के बारे में सुना जो तारों से भी बड़े होते हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में दुनिया के बड़े पैमाने पर कितने अधूरा हूं। ऐसा विषय जो आम तौर पर अर्जुन को उदास कर देता, आज उसके चेहरे पर न कोई बदलाव आया और न ही उसकी अभिव्यक्ति में कोई हिलचाल हुई। ऐसा लग रहा था कि उसके भीतर कुछ धीरे धीरे बदल रहा था, या कहें कि कुछ इस नई दुनिया के हिसाब से ढल रहा था। वह जानता था कि हमेशा कोई न कोई उससे ज्यादा ताकतवर होगा। क्या इसका मतलब यह था कि हर बार जब उसे यह एहसास हो कि वह जितना सोचता था उतना ताकतवर नहीं है, तो वह उदास हो जाए? बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने पहले ही पॉकेट डायमेंशन में रहते हुए सच्चाई को स्वीकार लिया था। वह अब किसी और के उससे ताकतवर होने की वजह से खुद को दुखी नहीं होने देगा। दिन बीतते गए और समय बिना किसी चेतावनी के उड़ता गया। आधा महीना हो चुका था जब अर्जुन ने फिर से साधना शुरू की थी। वह पहले ही क्वांटम ची संकेंद्रण के 15वें चरण के शिखर तक पहुंच चुका था और 12 साधना संकेंद्रण चक्र पूरे कर चुका था। उसे इस बिंदु तक पहुंचने में कुछ समय लगा, पहले के छोटे ब्रेक थ्रू की तुलना में जो उसने आध्यात्मिक पत्थर के बगीचे में आते ही किए थे। हालांकि अर्जुन को थोड़ा लंबा साधना समय कोई परेशानी नहीं दे रहा था। आखिरकार यह अगला ब्रेक थ्रू बहुत बड़ा होने वाला था। एक चुराहट से बैठा हुआ व्यक्ति एक बड़े आध्यात्मिक पत्थर के पास अपनी लोटस स्थिति में था। उसका चेहरा और शरीर खून से सने हुए थे और न कोई स्पष्ट विशेषता देखी जा सकती थी। हालांकि खून से सने इस व्यक्ति की स्थिति बेहद गंभीर थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक बड़ी हल्की सी विकृत मुस्कान फैली हुई थी। क्वांटम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज मेरे सामने है, मुझे बस इसे सिखाना है और पकड़ना है। अर्जुन के दिल में एक हल्की सी प्रत्याशा का एहसास हुआ। वह वास्तव में यह जानने के लिए उत्साहित था कि वह किस प्रकार की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होगा जब वह आधिकारिक रूप से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज से ब्रेक थ्रू करेगा। वह जानता था कि यह कुछ अद्वितीय होना चाहिए। अर्जुन का ब्रेक थ्रू प्रक्रिया कुछ दिन पहले शुरू हुई थी और नतीजतन इस समय वह क्वांटम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में अपने ब्रेक थ्रू के शिखर तक पहुंच चुका था। एक साधक को आमतौर पर ब्रेक थ्रू करने से पहले वर्षों या यहां तक कि दर्जनों वर्षों की तैयारी करनी पड़ती है, और यह तो बस शुरुआत होती है, क्योंकि साधक को दवाइयों पर जो खर्च करना पड़ता है वह अलग से होता है और फिर उन्हें दवाइयां खाने में और भी अधिक समय लगता है। जबकि अर्जुन के मामले में उसे यह नहीं पता था कि इस दुनिया में दवा क्या होती है और उसे एक ही ब्रेक थ्रू पर वर्षों बिताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ एक ही स्तर पर दर्जनों वर्षों तक ठहरा रहना यह उसके लिए बहुत अजीब था। उसे यह भी नहीं पता था कि एक साधक का एक साधना सत्र सैकड़ों वर्षों तक बढ़ सकता है, जो नासेंट सोल रियल्म के साधकों के लिए सामान्य बात है। यह उसकी वर्तमान साधना सत्रों के मुकाबले एक हास्यास्पद संख्या थी। आध्यात्मिक पत्थरों के बगीचे में आकाश हंगामे में था, क्योंकि एक पागल साधक
फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में ब्रेक थ्रू कर रहा था। आसपास के आकाश में बादल पहले ही 9वीं आकाशों में बिखर चुके थे, लेकिन यह यहां तक सीमित नहीं था, क्योंकि 1000 मील के भीतर सब कुछ खत्म हो गया था। यहां तक कि वातावरण भी अर्जुन द्वारा छोड़ी जा रही जबरदस्त आभा के नीचे सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह आभा थी जो उसने क्वांटम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में ब्रेक थ्रू करते हुए अनजाने में पैदा की थी। यह ऐसा नहीं था कि वह जानबूझकर अपने आसपास सब कुछ नष्ट करने की कोशिश कर रहा था जब वह ब्रेक थ्रू कर रहा था। यह तो बस एक दुखद घटनाओं की श्रृंखला थी। मैं शांति से ब्रेक थ्रू करना चाहता था, लेकिन मेरी थोड़ी तीव्र साधना विधि ने शायद थोड़ी परेशानी पैदा कर दी है। थोड़ी तीव्र कहता है वह व्यक्ति जिसके शरीर में यह भी नहीं पता था कि क्या एक भी खून की बूंद बची है, वाकई में अपने साधना के तरीके को थोड़ी तीव्र कहने की हिम्मत रखता था। आसमान पूरी तरह से उथल पुथल में था, क्योंकि अर्जुन के ब्रेक थ्रू के साइड इफेक्ट्स वायुमंडल के लिए नष्ट करने वाले थे। संघनित ची की चमकदार रोशनी हर दिशा में निकलने लगी और यह लिटरली आकाश से आग की बारिश बन गई। खुशकिस्मत था अर्जुन और क्रिस्टलाइन के लिए। अर्जुन ने पहले ही यह होने का अनुमान लगाया था और नीचे आवश्यक तैयारियां कर ली थीं। क्रिस्टलाइन को सुरक्षा देने वाले आत्मा तत्व के शील्ड की संख्या अब इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई भी सामान्य साधक इसे पागलपन समझेगा। एक अकेली शख्स को इतनी आत्मा तत्व का उपयोग करना आत्महत्या से कम नहीं था, पर अर्जुन को ऐसे निरर्थक बातों की कोई चिंता नहीं थी। डॉट 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 चमकदार रोशनी अर्जुन के जख्मी शरीर के हर हिस्से से टकरा रही थी और वापस लौट रही थी। आप सोच सकते थे कि वह बस बाकी ची को अपनी राह जाने दे देगा, लेकिन आप गलत होंगे। अर्जुन ऐसा नहीं करने वाला था। वह कभी भी अपने दरवाजे तक पहुंचे हुए बड़े खाने के फीस्ट को बर्बाद करने का ख्याल नहीं पालेगा। हा 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 हा, उस पागल आदमी की जोरदार हंसी खुले आकाश के विशाल विस्तार में गूंजने लगी, जबकि चीप पहले से भी ज्यादा उग्र होकर नीचे गिर रही थी। अर्जुन, भले ही उसे भयानक दर्द हो रहा था, उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था जितना अच्छा वह इस समय महसूस कर रहा था। जो शक्ति उसके भीतर बन रही थी, वह पहले के अर्जुन के लिए केवल सपना ही हो सकती थी। ब्रेक थ्रू प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई थी और फिर भी वह पहले से ही क्वांटम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में ब्रेक थ्रू के लाभों को महसूस कर रहा था। हालांकि हर अच्छे चीज की कीमत होती है। हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड यही तक थे। आगे के एपिसोड कल आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो को एक लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले चैप्टर में।